क्वेश्चन नंबर क्या है 32 का वो देख लेते हैं कौन सा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो क्या है इसमें 32 में, पढ़ो क्वेश्चन को। अमिता बाय सम बुक्स फॉर रुपीज दिस 1920। ठीक है, इफ सी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट रुपीज कॉस्ट हर रुपीज लेस 24 लेस। हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है ना, मतलब क्या है ये, देखो अमिता बाय सम बुक्स फॉर रुपीज, कुछ बुक खरीदती है, ठीक है ना, तो हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय। ठीक है, लेट मान लेते हैं लेट सी बाई एक्स बुक्स, हमें नहीं पता। ठीक है, हमने क्या मान लिया, जो हमको निकालना था वो तो हम एक्स बुक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, कि जो हमें निकालना है, हम भी वांटेड टू फाइंड हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाई, तो वी एज्यूम दैट लेट सी बाई एक्स बुक। ठीक है ना, ठीक है, तो अब क्या करना है, वो कितने में खरीदते हैं, उसने टोटल बुक्स खरीदी उसने 992। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ इस बुक क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी वन, तो टोटल जो उसने अमिता बाई सम बुक्स फॉर रुपीज 1920 है। ठीक है, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी अपॉन एक्स, एक वन बुक की कॉस्ट तो इतनी आएगी ना। अब लेकिन कंडीशन आ गई थी, इफ सी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगी, पहले एक्स खरीदा था, अब न्यू नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी, देखो न्यू नंबर ऑफ बुक्स बॉट, तो उन्होंने उसने खरीदी है उस लेडी ने, इक्वल एक्स प्लस 4, पहले कितनी थी, पहले एक्स कर दी, अगर वो कहता है 4 मोर बुक्स अगर वो खरीदती तो क्या होता, सेम अमाउंट, अमाउंट वही है उसी अमाउंट में, तो उसको क्या करती, वुड हैव कॉस्ट रुपीज दिस लेस, तो यानी बुक की कॉस्ट, अब इस केस में क्या आ जाएगा, अमाउंट तो वही है ना टोटल, तो कॉस्ट इस केस में कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या हो जाती है उसकी, इज इक्वल टू अमाउंट, टोटल अमाउंट ने उतना ही खर्च किया, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 4, ये हो जाती। बट यहाँ पर कंडीशन दी है दिस इज 24 लेस, ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाती 24 लेस, यानी ये ज्यादा होता, वही कम कम उसने क्या करा, पहले एक्स बुक खरीदी उसी अमाउंट में, उसने 4 किताबें ज्यादा खरीदी उस अमाउंट में, तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर आप इसको बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं ये छोटा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर एक बुक की कॉस्ट ये आई, यहाँ पर एक बुक की कॉस्ट इतनी आई, इन दोनों के कॉस्ट में कितने का फर्क है, 24 का। ठीक है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1920 जो उसने पहले खरीदी थी वो, और जो 1920 अब खरीदा है, इन दोनों के कॉस्ट में कितने रुपए का फर्क है, 24 का, वन बुक का। ठीक है ना, ये तो लिखा उसने, वो कॉस्ट हर रुपीज ईच बुक वुड हैव कॉस्ट, एक कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट उसको इतनी 24 कम हो गई, तो इसको सिंपल करना है, तो उसने आपको निकालना है कितनी किताब में खरीदी एंड इनिशियल प्राइस उसका क्या था, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, देखो 1920 में क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस 4 माइनस एक्स, इसको सिंपल करो तो आपको आना चाहिए ना, अपॉन एक्स एक्स प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 24। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको सिंपलीफाई करो क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1920 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ढंग से करना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, यानी 24 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 4x, तो 96x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, पार्टी क्वेश्चन बन गई आपकी, तो क्या हो जाएगा 24x, अब 24 से इसको मेरे ख्याल से कट जाना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 24, तो 24 से आपको कैंसिल ही कर दो ना इसको, 24 से कैंसिल का मतलब कितना हो गया, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 3, हाँ कट जाएगा, 6 है ना, 24 से भी कट जाएगा ये, पहले इसको 24 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, काट के देख लो, 3
इसको 24 से काट दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 96 को 4x, ठीक है, माइनस ये माइनस हो जाएगा अगर सिंपलाई करोगे तो 3 2 इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपलीफाई करना है आपको। अब 320 के आपको इसको फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू निकालनी है आपको। सिंपली क्या करोगे आप, आपको ये तो करना है। देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैसे करोगे। 320 के आपको ऐसे से वो करने हैं, जो 320 आपको फैक्टराइज करो ना, 320 का क्या हो जाएंगे, ठीक है, 20, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 4 का समय प्रोडक्ट आना चाहिए, कितना हो जाएगा, कर लो आप इसको, ये हो जाएगा आपको। अगर मैं इसको सिंपल करता हूँ, 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो आपको इनका दो पेयर, दो आपको फैक्टराइज करना आता ही है ना। तो क्या क्या लेना इसमें, और हाँ ये और ये लो, तो 16 इंटू 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर, देखो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर लिखूँ तो, ठीक है, यहाँ मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, इसको बिठाता हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस 16 कॉमन लूंगा तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, x प्लस 20 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 20 और x इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। सो अब माइनस 20 तो हो नहीं सकती कॉस, तो कॉस कैन, सॉरी क्या है, सी बाई एक्स, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है कितनी खरीदी, वो माइनस 20 तो खरीदेगी नहीं, तो डेफिनेटली इट शुड बी 16। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16 रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप, बिकॉज इट इज x इज अ नंबर एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ बुक्स, सो नंबर ऑफ बुक कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब फर्स्ट पार्ट आपको निकालना था कि व्हाट, हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय, तो सी बॉट, आंसर क्या हो जाएगा, सी बॉट कितने, 16 बुक्स ओरिजिनली, ठीक है। एंड व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ईच बुक ना, तो प्राइस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1920 अपॉन x, 1920 अपॉन 16 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या था आपका 16, दिस वाज योर आंसर, ठीक है। एंड सॉरी ये आंसर है 16 एंड सेकंड इज योर, दिस ईयर, दो आंसर आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलें, इसका और पार्ट भी है। और पार्ट भी क्या है, और पार्ट में क्या कहता है, 32 hour, a train travels at a certain average speed for a distance of 130 km and then travels at a distance of 140 km at an average speed of 4 km per hour more than the initial speed, ठीक है। If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? Determine the time taken by train to cover the distances separately, दोनों डिस्टेंस को निकालना है आपको सेपरेटली, ठीक है। तो 32 hours का और पार्ट देख लो आप, ठीक है, बी पार्ट जो भी है, ठीक है ना।
तो मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ, व्हाट वाज द इनिशियल एवरेज स्पीड, लेट द इनिशियल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने मान लिया कि भैया उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। नाउ अब हमें कंडीशन लगानी है। क्या करा उसने, एट ए पहले जो 132 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करी, वो करी उसने x किलोमीटर पर आवर में, और उसके बाद अगली तो 140 करी, वो करी 4 किलोमीटर पर आवर मोर। तो टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर। जो 132 किलोमीटर फर्स्ट था, वो किस स्पीड से तय करी, कवर करी थी उसने, x किलोमीटर पर आवर थे। तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इतना और हो गया उसका। ठीक है ना। और इसी तरीके से जो नई स्पीड थी, टाइम टेकन टू कवर, कितनी डिस्टेंस नेक्स्ट में कितनी करी थी उसने, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर स्पीड दूसरी थी, ध्यान देना। क्या स्पीड थी यहाँ पर, इट वॉज 4 किलोमीटर पर आवर मोर। यानी पहले डिस्टेंस वही है, सॉरी डिस्टेंस 140 है, डिस्टेंस कितनी है 140, और यहाँ पर जो स्पीड है वो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो टाइम लेगा, तो टाइम इस 140 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लेगी 140 अपॉन x प्लस 4 आवर्स आएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं लोग। तो यहाँ पर उसकी इनिशियल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, उसने 132 किलोमीटर तो x किलोमीटर पर आवर से कवर की। नेक्स्ट 140 किलोमीटर पर आवर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, कितनी बढ़ाई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब टाइम उसने इतना लिया होगा इसको कवर करने में। ठीक है, अब होगा, इफ इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, इन दोनों में कितना टाइम लिया, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू 4 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, 132 अपॉन x प्लस 140 अपॉन x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू कितना आवर्स लिया, 4 आवर्स लिया इसने। कितना, क्या दोनों का कितना है, 4 आवर्स लिया। ठीक है ना। तो इसको सिंपलीफाई करना हो गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसको सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 132, इसको या तो ऐसा करो आप, x और x प्लस 4 नीचे क्या ले लो, आप क्या करो यहाँ से एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, x से x डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा 132 x प्लस 132 इंटू 4। ठीक है, 132 इंटू 4। ठीक है, ये बच जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है, x प्लस 4 से x प्लस 4 तो एक ऐसे 140x इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये 4x होगा 16x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका 140 और 272x। ठीक है, प्लस 132 अच्छा अभी अपन 4 ही होगा, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं किया। इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 132 इंटू 4 तो है ही है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4x था ना, तो 16x हो जाएगा, 16x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ठीक है, प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हो आप, इसको कितना हो जाएगा, देखो 68x प्लस 132 इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, ये दिस इज माइनस, अरे यार देखो ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड करोगे 68x प्लस 132। ठीक है, अब आप सिंपल इसको एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 68 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 64x, 68x को प्लस माइनस 128, 32 में से कहाँ गया,
सॉरी प्लस 132 माइनस 132, ठीक है ना, माइनस 130 माइनस 64 माइनस 132 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। 32 132 पे आपको ऐसे सिंपलीफाई करना है, तो 132 का लिख दो आप 2 इंटू 66, ठीक है ना, 132 होता है ना, ठीक है, तो 2 इंटू 66, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। इन कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 66x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 132 is equal to 0. This implies x minus 66 plus 2x minus 66 is equal to 0. This implies x minus 66 and x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to 66 or x is equal to minus 2. So this implies x is equal to 66, rejecting x is equal to minus 2। क्यों? बिकॉज x क्या आपके यहाँ पर स्पीड है, तो स्पीड निगेटिव में तो है नहीं, ठीक है, घट थोड़ी रही है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है ना, एवरेज स्पीड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 66 को ही लेंगे। तो आपको जो निकालना था वो क्या था, तो डिटरमाइन द टाइम पहले क्या निकाला था, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, आंसर आपका आप लिखोगे इनिशियल स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, सो इनिशियल एवरेज स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड में क्या निकाला था, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। तो ये डिस्टेंस तो 1 था पहले, उसने कितनी करी थी कवर 132, तो फर्स्ट टाइम जो टी हो जाएगा 132 अपॉन 66, कितना हो जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, एंड T2 कितना हो जाएगा 140 अपॉन कितना था 140 अपॉन, भाई स्पीड कितनी हो जाएगी 60 प्लस उसने 4 क्या करा था आपने 4 प्लस कर दिया था ना, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स। ये आपका 2 आवर्स ने टाइम निकाल दिया, ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग करेंगे। तो अगर 5 मार्क्स का है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन तो होगी इसमें, ठीक है, वो तो आपको ध्यान से तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में चलें, 33 में चलते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। ये क्या है, आप क्या है, ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही तो है ट्रायंगल से। तो इसको मैं नहीं करा रहा क्योंकि इसको आप करा खुद ही कहीं से भी देख सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, इसको कहीं कोई भी प्रूव कर लेगा, आपको आना ही चाहिए। तो बहुत क्या कहता है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, ये है, अगर ये लाइन में कह रहा हूँ ये इसके पैरेलल है, तो अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस साइड होता है, ठीक है ना, ये आपको बेसिकली पता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ रिलेटेड क्वेश्चन और प्रूव करना है, ठीक है, और आपको इजीली आप कर सकते हैं इसको। 34 में आते हैं, इफ the perimeter of sector AOACB of the circle centered at O of radius 24 cm is this centimeter, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल AOB। देखो ऐसा कुछ दिया होगा, सॉरी थोड़ा, ठीक है, इट इज OAB, ठीक है,
ओ ए बी और एक सी है उधर दिया हुआ है। तो क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। और पेरीमीटर क्या होता है, सेक्टर का पेरीमीटर अगर निकालोगे, देखो पेरीमीटर सेक्टर का क्या हो गया, सेक्टर कौन सा होता है, ये वाला पूरा, यहाँ से लेके दिस लेंथ और ये लेंथ, ये पूरा पेरीमीटर का वो हो जाएगा। यानी इस 24 रेडियस, इसका आर दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया सबसे पहले आप दिखाओ, 20 कौन सा क्वेश्चन है, 34, ठीक है। आर इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ द, इसका सेक्टर का पेरीमीटर कितना है, सेक्टर का पेरीमीटर कितना है, इसका मतलब पेरीमीटर जो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 73.12 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब इस पेरीमीटर में क्या क्या ऐड होगा, दो रेडियाई और ये आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ निकाल सकता हूँ ना मुझे, सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर तो टोटल है ना, इसमें से क्या करोगे आप, 73.12 में से दो रेडियस यानी 24 इंटू 24, 2 इंटू 24 आपको इतना सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्क लाइन निकलेगी, ठीक है। कितना हो गया, 73.12 माइनस कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, ठीक है, 25 पॉइंट कितना हो गया आपका, ठीक है ना। ये आर्क लेंथ है आपकी, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपको। फाइंड द सेंट्रल एंगल, अब आपको आर्क लेंथ निकल गई, आर्क लेंथ निकालनी है तो आप क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, पता है आपको आर्क लेंथ क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज कितनी है आर्क लेंथ, कितनी है, 25.12 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू रखनी है 24 इंटू थीटा आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 180 आपको पहले पता है, ठीक है ना। नाउ दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल, सिंपली कैलकुलेशन नहीं समझ ले, ठीक है ना। 25 इंटू 18 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 24, ठीक है ना। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो जो भी एंगल आपका निकले वो आप जो है इसको, तो देखो इसको काट, इससे कटेगा ये, इसको 6 4 जा 24, 6 3 जा 30 हो गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 15 जा ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कटो, इससे कटेगा ये 8 टाइम्स कट जाएगा, नहीं 8 टाइम नहीं कटेगा, तो इसको किस 3.14 से इसको काटो, ठीक है ना, जो भी वैल्यू आ रही है आपको कितनी आएगी इसको कैलकुलेट करो कुछ। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको अगर 8 हो गया, कितना 15 टाइम्स हो गया ना, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप कितना देगी, ये 15 से कट जाएगा, उसको डेसिमल से डेसिमल काट दो, दिस इज इक्वल टू 2518 इंटू 15,
डिवाइडेड बाई 314 इंटू 2, ठीक है ना। सो काटो, आप 2 से काट दो इसको, ये तो कटेगा नहीं, इससे कटेगा ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। कितना दिया हुआ है, समथिंग इज कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या? ये कैलकुलेटर है ना, ये आपका हो गया कितने में 3.14, पाई इक्वल टू 3.14 दिया हुआ ना आपका, 73.12, 73.12 माइनस 48, 73.12 माइनस 48 तो थीटा इक्वल हो जाएगा 3.14 दिस इज योर 25.1812, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया हमारा, इसको सही कर लो, तो ये कट नहीं रहा था, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पर, यहाँ से आप बोलो एक 25.12 था, ठीक है ना, तो यहाँ से कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ हो जाएगी 25.12। अब आप करोगे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कट जाएगा, जिससे 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25.12, ये हो जाएगा आपका, देखो इससे इसको काटोगे आप, तो इससे इसको 1 और ये 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 से 4 टाइम कट गया, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये डिग्री में होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 60 डिग्री, फर्स्ट का आंसर तो आपका 60 डिग्री है। कैंसिल आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। सेकंड में क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट ACB, एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट ACB, ये इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया आपका एंगल कितना निकल गया 60 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया ए 60 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा 60 डिग्री वाले केस में आप सेकंड पोर्शन में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा, ठीक है। अब कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो अब आपको एरिया सेकंड पार्ट में निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB पूरे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है ना।
ये तो करोगे इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल ओएबी का, ओएबी क्या है देखो ये 60 डिग्री है, ये दोनों सेम रेडियस है, तो आपको पता है ये कितना हो जाता है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी ये साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओएबी क्या हो जाता है इक्विलेटरल, इसका मतलब ये तीनों साइड क्या है इसकी बराबर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है ना, माइनस थीटा क्या है यहाँ पर आपका 60 डिग्री निकल गया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 24, क्योंकि रेडियस 24 है ना, ये 24 है, ये 24, इसका मतलब ये भी 24 होगा क्योंकि इक्विलेटरल हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। तो पाई इसको देखो 3.14 इंटू R24 इंटू 24 डिवाइड इंटू थीटा 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस √3 की वैल्यू देखो आपको दिए 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। तो आपको जो भी कैलकुलेशन आता है इसको इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है 34, ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप लिख सकते हैं। अब जो भी आता है आप कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, 6 से कट जाएगा, 6 4 जा 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है 6.4, जो भी आता है 3.14 इंटू 4 इंटू 24, ठीक है, ये हो गया, माइनस 4 से इसको काट डालो, ठीक है, 1.73 इंटू 6 इंटू 24, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, जो भी आपका अगर आप आंसर लिखोगे इसका तो इट विल कम आउट टू बी 52.23, ठीक है, या आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए 34 हो गया, 35 में आते हैं। हम्म हम्म अब आ जाओ 35 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। का फर्स्ट पार्ट है ए, ठीक है, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। सम एप्लीकेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower and distance between the building and the tower. From the top of a 9-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower and the angle of depression of its foot from the height of a 9-meter high building, ठीक है, एक बिल्डिंग है 9 मीटर हाई, ठीक है, ये इसका ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर, अब एक केबल टावर है, केबल टावर नेचुरली इससे ऊंचा ही होगा, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से है वो कितना है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इट इज इक्वल 60 डिग्री, कितना है ये 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट का जो डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री, यानी यहाँ पर ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या है देखो ए बी ए क्या है आपका बिल्डिंग है, सी डी क्या है एक टावर है, ठीक है, इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ, क्या लिखोगे लेट
इसके हाइट कितनी है, तो 9 मीटर दी है आपको। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। ठीक है ना, ये तो मैंने माना है। ठीक है, तो ये 9 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी 9 मीटर हो जाएगा। लेट सी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लेता हूँ। लेट एंड इनके बीच की डिस्टेंस को मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, लेट सी इज इक्वल टू एस मीटर एंड बी डी इज इक्वल टू, बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग, बी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो इसमें क्या बन रहा है, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए डी ई tan ऑफ 45, देखो tan ऑफ 45 के लिए क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, फॉर दिस परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, और ये कितना है, ये x है तो ये भी x होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ है, डी ई अपॉन ए ई। अब डी कितना है, डी ई जितना, डी ई सॉरी डी कितना है 9, डी तो 9 है ना, और ए कितना है, जितना ए कितना है x, और अब tan 45 कितना होता है आपको पता है, 1 इज इक्वल टू 9 बाई एक्स, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 9 हो गया, x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए सी ई tan ऑफ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी अपॉन बेस ए ई। सी कितना है, देखो सी क्या है x अपॉन ए कितना है तुम्हारा, ए अभी तो निकाला आपने, ए कितना है x, कितना है x 9 मीटर, x इक्वल टू 9 निकाला ना, तो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h बाई 9, दिस एम्प्लाइज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9√3, तो क्या हो जाएगा, हेंस हाइट ऑफ द टावर, आपको एच नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, आपकी एच आती है ना, हाइट आपकी टावर क्या है, सी डी है, तो एच प्लस 9 हो जाएगी, यानी एच क्या है 9√3 प्लस 9 मीटर, 9 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्या निकालनी है आपको, सेकंड और भी डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर कितनी हो जाएगी, x, इट इज योर 9 मीटर, दिस इज योर अगेन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 35 का ए। ठीक है, 35 का ठीक है, तो 9 इंटू ठीक है, तो 9 मीटर हो गया। चलो ये जो भी है, आपको कुछ वैल्यू दी है क्या, अच्छा आपको एक चीज़ और है, आपको √3 वैल्यू दी है बेटा आपको, ठीक है ना, तो आप इसको √3 वैल्यू दी है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, राइट, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज √3 हैज बीन गिवन, सो आपको लिखना पड़ेगा इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और लिख दूँ, आंसर ये लिख इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, कहाँ कर दूँ इसको यहाँ करता हूँ, आपको जो हाइट लगानी है यहाँ पर, क्योंकि आपको जो हाइट आई वो कितनी आई, 9 इंटू 1 प्लस √3, 1 पॉइंट कितना दिया हुआ आपको, √3 1.732, ठीक है ना, इतना मीटर हो जाएगा ये, इक्वल टू 9 इंटू 2.732 मीटर, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लगभग 24.58 कितनी आ रही है,
24.58 आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, सॉरी 24.58। ये क्यों लिखना है आपको? वैसे मैं इतना भी छोड़ सकता था, बट यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, तो आपको ये रूट 3 की वैल्यू दी है, तो आपको रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। चलिए 34B में चलते हैं। 34B क्या है? 34B में, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 34 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसमें भी रूट 3 आपकी वैल्यू दी हुई है। तो फ्रॉम एक देखो ये क्या है, एक कोई लाइट हाउस है, दोनों शिप एक ही डायरेक्शन में है, और एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। ए बी इज अ लाइट हाउस, ठीक है, ठीक है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस, कितना है ये? 75 मीटर हाई है, ठीक है। सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपका, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ए ए बी सी और डी पे क्या है? कोई दो आपके शिप्स हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के लिए ये हो जाएगा, सी के लिए, सॉरी डी के लिए, और सी के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं ये? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स, सॉरी, शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा? 30 डिग्री कौन सा होगा? जो नजदीक होगा, ठीक है, नहीं सॉरी दूर होगा जो, ठीक है ना। यानी दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू, दिस स्मॉल एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस ग्रेटर एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। अगर ऐसा नहीं भी अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेट एंगल से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या होगा? ये भी हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? आप क्या लिखोगे? लेट ए बी बी द लाइट हाउस, क्या है ये? ए बी बी लाइट हाउस, सी एंड डी बी द टू शिप्स। अब मैंने ये सिर्फ एक ही लाइन में क्यों लिए? क्योंकि उसने कहा है एज पर योर क्वेश्चन द शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ऑल्सो द शिप्स आर, सेकंड कंडीशन वाज द शिप, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक ही लाइन में, मतलब इसका यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो अब आपको निकालनी है, क्या निकालनी है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी आपको क्या निकालनी है? दो शिप्स की डिस्टेंस कितनी है? ये है आपकी डिस्टेंस, x निकालनी है। लेट ऑल्सो लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बेटा, से ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बेस बी सी, दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूं मैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, किसमें? इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, भाई बेस तो वही है यहाँ पर, सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस बदल गया आपका, क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। तो tan 30 कितना है आपका? 1 बाय रूट से आपको पता है, इज इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी तो 75 होता ही है, अपॉन बी डी कितना है? बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी सी, और बी सी कितना निकला? 75, तो एक्स प्लस 75 हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 75 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको? x निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लोगे? 75 कॉमन लोगे, तो 75 रूट 3 माइनस 1, तो x से निकालना है आपको पहले। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75 इंटू रूट 3 1.73
32 minus 1 is equal to 75 into 0.732। इतना आपको ये निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, यही आपको डिस्टेंस बिटवीन टू द शिफ्ट थी आपकी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 54.9 मीटर लगभग यार, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 54.9 मीटर लगभग आएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट। एक्स ही तो थी डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट, एक्स निकल गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं 30। नेक्स्ट है 36 में। अब आपको 35 तो हो गए, तो आपको 3 क्वेश्चन अब क्या है नाउ, आपके 36, 37 और 38 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंडक्टेड सर्वे टू फाइंड आउट द प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू स्कूल अमंग देयर क्लासमेट। दे सर्वेड surveyed 200 students from their school. The results of the survey are as follows. 120 students preferred walk to school, 25% of the students preferred to use bicycle, 10% of the students prefer to। देखो उन्होंने क्या किया, सर्वे 200 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, 36 नंबर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो 200 स्टूडेंट को उन्हें टोटल जो है कितने को सर्वे किया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 था, ठीक है। और 120 स्टूडेंट्स ने कितने किया, वॉक करते हैं, तो वॉक वाले कितने हो गए, वॉक को मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूँ 120, ठीक है। 25% ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर टू यूज बाइसिकल, इसका 25% कितना होगा, 25% मतलब इसका हो जाएगा कितना, 100। तो ये कैसे आते हैं, यूज बाइसिकल से, बाइसिकल से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आते हैं, 100 सॉरी 50 भाई 50% इसका 100 हो जाएगा, और 25% क्या हो जाएगा 50 बच्चे बाइसिकल से आते हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर टू टेक द बस, 10% मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा 20। तो बस जो है वो कितना है 20 स्टूडेंट, ठीक है ना, इसका 10% कितना होगा 20 होगा ना। रिमेनिंग स्टूडेंट प्रेफर टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने से आते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हो जाएगा, तो 120 प्लस 50 170 प्लस 20 190। तो रिमेनिंग स्टूडेंट जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, यानी जो कार से आते हैं वो कितने हो जाएंगे 10 स्टूडेंट। यही तो हो गया, देखो टोटल 200 आना चाहिए ना, 120 170 हो गया, 190 और 200, ठीक है। अब क्या कहता है आगे, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल, डज नॉट प्रेफर टू टॉक, ठीक है। एक कोई बच्चा आपने चुना, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इज इक्वल टू डज नॉट प्रेफर, तो मतलब कितने बच्चे नहीं आते हैं वॉक करने के। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट और रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट प्रेफर टू वॉक टू स्टूडेंट, मतलब वॉक करके नहीं आता है, ठीक है ना, वॉक करके नहीं आता है। तो वॉक करने वाले कितने थे, 120 स्टूडेंट तो वॉक करने वाले थे ना आपके, ठीक है। तो 120 स्टूडेंट तो डज नॉट वाले कितने हो जाएंगे, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जो 50 जो नहीं आ रहे हैं वो करके, डज नॉट प्रेफर टू वॉक मतलब जो प्रेफर वॉक करके नहीं आते हैं, 50 प्लस 20 प्लस 10, ये तो हो जाएगा 50 प्लस 20 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने थे 200, यही तो हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 90 अपॉन नहीं 80 हो जाएगा भाई, 80 सॉरी अपॉन 200, ठीक है। तो 40 से कर दो ना, ये 5 इक्वल टू 2/5। तो प्रोबेबिलिटी का, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5, ठीक है ना। सेकंड में देखो, सेकंड का आंसर क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू वॉक और यूज अ बाइसिकल, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को क्या है आपका इसमें, रैंडमली सेलेक्टेड हु प्रेफर्स टू वॉक और यूज, या तो वो वॉक करता है या फिर साइकिल यूज करता है, यानी ये दोनों को कंसिडर करना है आपको। तो नंबर ऑफ तो फेवरेबल कैसे हो जाएंगे, 120 प्लस 50 अपॉन 200, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भाई 120 स्टूडेंट वॉक करके आना चाहते हैं और 50 स्टूडेंट क्या होते हैं बाइसिकल से आते हैं, तो या तो ये या ये हो सकता है, वो बच्चा जो रैंडमली सेलेक्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये यही होगी। तो 170 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 17 बाई 20, ठीक है, 17 बाई 20 हो जाएगी। थर्ड में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का ए, ठीक है, थर्ड का ए जो पार्ट है, इट सेज one day 50% of walking student decided to come by bicycle, 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट, तो कितने बच्चे बच्चे वॉक बाय वॉकिंग, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि साइकिल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट कम्स टू स्कूल यूजिंग अ बाइसिकल ऑन दैट डे। अब देखो, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम, क्या कम टू स्कूल यूजिंग बाइसिकल, हु कम टू स्कूल यूजिंग बाइसिकल ऑन दैट डे, पर्टिकुलरली उस दिन, किस दिन, उस दिन थोड़ा गड़बड़ ये होगी, जो वॉक करने वाले बच्चे थे उनमें से कितने का 50% ऑफ, इनके 50% बच्चों ने कहा कि हम भी बाइसिकल लेके जाएंगे, तो भाई देखो ऑन दैट डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 50 तो पहले बाइसिकल से आ ही रहे थे ना, प्लस इसमें से भी 50% और आ गए, इसमें कितने आए, इसमें 60 थे, 120 थे, 60 और इसमें बाइसिकल वाले में आ गए, तो ये 10 स्टूडेंट्स। अब आज उस पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हु कम्स टू स्कूल बाय बाइसिकल इज 110, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 110 बच्चे, तो टोटल तो उतने ही है ना, तो 11/20 क्या हो जाएगा, 11/20। अब इसका सेकंड पार्ट में आ जाओ, ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सॉरी थर्ड का बी पार्ट, सॉरी, ठीक है ना, थर्ड का बी पार्ट में क्या है, यानी ऑप्शनल पार्ट जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट और रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर्स टू बी ड्रॉप्ड बाय ऑफ बाय कार, तो ये तो सिंपल सा है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ड्रॉप बाय कार कितने बच्चे थे, 10, टोटल कितने बच्चे थे 200, तो 1/20, 1/20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट 4 मार्क्स का था, ये ध्यान देना इस बात, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वो क्या है, राधा एन एस्पायरिंग landscape designer is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains, ठीक है। The challenge entails arranging the fountain in such a way that when water is thrown upwards, it forms the shape of a parabola. The graph of one such parabola is shown below, ठीक है ना। आपको दिया गया है कि बेसिकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आपको क्या पता है, शेप क्या बनता है, पैराबोलिक एक शेप बनता है, ठीक है, जो आपको शेप दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन अबव द वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, वाटर लेवल से जो हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड, ठीक है ना, जहाँ से पानी बाहर निकलता है वो रॉड की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय px इज इक्वल टू, px का मतलब, ठीक है, px जो आपका 37 में क्वेश्चन है, ठीक है, तो px आपको दिया हुआ है, px की इक्वेशन मतलब जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या दी है, पॉलिनोमियल आपको जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो -x² + 5x - 4, -x² + 5x - 4 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है, और ये ध्यान देना कि जो फाउंटेन पिन जो रॉड है उनकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है वाटर लेवल से, ठीक है ना, वाटर लेवल से उनकी हाइट 10 सेंटीमीटर, इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए
क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो आप इसको देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। तो आपको पता है फ्रॉम द ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कहाँ एक्स एक्स को कहाँ पर काट रहा है, द ग्राफ इज कटिंग द एक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन अगर देखने के लिए मुझे अगर आंसर करने के लिए देखना होगा तो मैं क्या करूंगा कि ग्राफ हमारा जो पॉलिनोमियल ग्राफ का ग्राफ है वो एक्स एक्स को किन पॉइंट्स पे काट रहा है, वो बेसिकली काट रहा है 1 0 और 4 0 पे। कहाँ पर काट रहा है 1 0 और 4 0 पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 1 and 4 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दिस पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, these are 1 and 4 फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट तो लेते हैं, फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड है जो क्वेश्चन आपसे इसमें सेकंड नंबर जो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। वाटर, अब आप ग्राफ को देखो, ठीक है, ग्राफ आपका देखो, ग्राफ मैक्सिमम हाइट कहाँ पर अटेन कर रहा है, द वाटर इज अटेनिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वाटर इज अटेनिंग इज मैक्सिमम, कहाँ पर कर रहा है 2 और 3 के बीच में, इट इज 2.5, एक्स इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2.5, ग्राफ से दिख रहा है ना, या इसको इज इक्वल टू कर सकते हैं 5/2 sorry, the value of x for which the fountain is attaining maximum height is x is equal to 5/2, ठीक है ना। चलिए सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है आपको, अब थर्ड पार्ट में क्या पूछता है कि x is the maximum height attained by the water stream from the water level of the pool, find the value of x। आपको h निकालनी है। अब आपने अभी पुराने क्वेश्चन में देखा कि x is equal to 5/2 पर क्या है, हाइट वो मैक्सिमम गेन कर रहा है, तो एट x is equal to 5 एट x इज इक्वल टू 5/2 पर आपकी फाउंटेन की हाइट मैक्सिमम है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू, आप पी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू यानी पी 5/2 निकाल लो आप, यही तो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर प्लस उसकी वैल्यू की आपकी क्या थी 5x प्लस 5 इंटू 5/2, ठीक है, -4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25/4 विद नेगेटिव साइन प्लस 25/2 -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसका और इसमें हो जाएगा -25 प्लस 50 -16, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -9/4 इज इक्वल टू 2.25 क्या हो जाएगा ये मीटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी यूनिट जो है ग्राफ में क्या देखिए मीटर में देखिए ना, ठीक है, तो मीटर में होगा। नाउ जो आपको क्या निकालनी है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट, तो हाइट में क्या जुड़ेगा आपका, जो फाउंटेन रॉड की हाइट भी जुड़ेगी, तो एच इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द रॉड कितनी थी 10 सेंटीमीटर प्लस 2.25 मीटर, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर इज इक्वल टू 2.25 मीटर इज इक्वल टू 2.35 मीटर, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 2.35 मीटर, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए it says at what points on the x axis the height of water level above x is 2 meter, at what points on x axis the height of water above the x axis is 2 meter, ठीक है ना। 2 मीटर मतलब कहाँ कहाँ पर है, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका, हाइट कितनी है 2 मीटर है, तो आपका जो ये पी एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी एक्स क्या है आपका, तो पी एक्स आपका जो था पॉलिनोमियल था -x², ठीक है, प्लस 5x -4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही तो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज तो मैं x² -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज को फैक्टराइज कर लो, x² -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x -3 प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x -3 x प्लस 2 इज इक्वल टू है 0, दिस इज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू
x माइनस थ्री सॉरी x माइनस टू है ना, दिस इज योर माइनस टू, सॉरी दिस इज माइनस टू, x इज इक्वल टू टू. So these are the two values, x is equal to 2 and x is equal to 3 are the required values. ठीक है ना, चलिए ठीक है सर, इसको करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है, 38 में क्या है देखो. Question number 38 पढ़ो. Rinku was very happy to receive a fancy jumbo pencil from his best friend Rohan on his birthday. Pencil is a basic writing tool. When sharpened, its shape is a combination of cylinder and cone as given in the picture. ठीक है, cylindrical pencil with conical head is a common shape worldwide since ages. Commonly, pencils are made up of wood and plastic, but we should promote pencils made of eco-friendly material. Many options available in the market these days टू सेव इन्वायरमेंट. ये तो आपको चलो बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको फोकस किस पर करना है, फोकस इस पर करना है कि एक पेंसिल का जो शेप होता है, इफ यू शार्पन अ पेंसिल देन इट्स शेप बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन. ठीक है ना, वो खाली फिर सिलेंडर नहीं रह जाता. तो दोनों का आपको ध्यान, बेसिकली फोकस इस पर करना है कि ये सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन हो जाता है. ठीक है, बेसिकली इस पर फोकस करना है. तो इस बेस पर क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं. द डायमेंशन ऑफ रिंकूज पेंसिल आर गिवन बिलो. ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट दी है आपको कितनी, एक पेंसिल जो दी है आपको. ठीक है, पेंसिल तो आपको दिख रहा है ना, पेंसिल दिख रही है, तो इसकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 21 सेंटीमीटर है. डायमीटर आर कितना है बेस का 1 सेंटीमीटर, तो रेट आर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर. ये तो दोनों के लिए सेम ही होगा, कोन के लिए भी और किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी. हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 1.2. कोनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है 1.2 सेंटीमीटर दी है. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फाइंड द हाइट ऑफ द शार्पेंड पार्ट. हाइट ऑफ द शार्पेंड पार्ट, तो हाइट ऑफ द शार्पेंड पार्ट मतलब ये तो दिया ही है ना आपको, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन. फाइंड द स्लैंट हाइट, सॉरी फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो कोनिकल पोर्शन में सीधे से फॉर्मूला लगाओ आप. एच कितना है देखो 1.2 का स्क्वायर प्लस, और जो आपका जो आर है वो क्या है 0.5 का स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0.5 का सेंटीमीटर. ठीक है, तो दिस इज 1.44 प्लस 0.25, दिस इज इक्वल टू 1.69, दिस इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर. तो आपका जो स्लैंट हाइट है वो कितने है, इट इज योर 1.3. सेकंड में क्या है देखो, सेकंड में क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ द शार्पेंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ पाई. कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ शार्पेंड पार्ट होता है, शार्पेंड पार्ट आपका क्या है कोनिकल है, तो इट इज योर पाई आर एल. तो पाई में ही आपको रखना है, आर कितना है 0.5, एल कितना है 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना, 0.65 हो गया. उसके बाद थर्ड में आते हैं. थर्ड में क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इन टर्म्स ऑफ पाई. टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा देखो ध्यान से देखना. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एस ए यानी सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस प्लेन एरिया ऑफ सिलेंडर. बेस एरिया से प्लेन एरिया या बेस एरिया कर सकते हैं. ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर बेस भी होगा ना उसका, एक सर्कुलर जो होगा. ठीक है, तो आपने निकाल दिया, ये तो आपने निकाल दिया कर्व सरफेस एरिया कौन तो आप निकाल चुके हैं. ऊपर 0.65 पाई प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर का था 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया, बेस क्या होता है ये सर्कुलर होता है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.65 प्लस 2 इंटू पाई, तो पाई रखना है, आर कितना है 0.5 है, और एच कितना है सिलेंडर का
इट इज योर 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर 21, ठीक है। प्लस पाई, तो यहाँ पर पाई रखना है, आर कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आपको सिंपली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, 0.65 प्लस ये कितना हो गया देखो 0.5 इंटू 2 1 हो गया, प्लस 21 पाई प्लस एक जगह 0.25 पाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको प्लस कर लो 21 पाई, सॉरी इसमें पाई भी होगा, सॉरी पाई भी होगा, ठीक है, ठीक है, इसका पाई भी होगा, 21 है। नाउ इट इज 21 और 6.65 और ये कितना हो गया देखो, सॉरी 0 और 9, कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया 6, ठीक है, ये होगा ना 0.90 प्लस 21 पाई, दिस इज इक्वल टू 21.9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप का आएगा, 21.9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ना, एंड फाइनली नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Next part says the pencil's total height decreases by 8.2 centimeter after sharpening it many times. तो pencil's height decreases by, pencil's height, total height decreases by 8.2 centimeter after sharpening it many times. What is the volume of the cylindrical part of the shortened pencil? हाइट उसकी क्या हो गया, घट गई है, ठीक है ना। हाइट घटने का मतलब क्या हो गया, फिर शार्पनेड पेंसिल का मतलब सिलेंडर पोर्शन की जो वॉल्यूम निकाल, आपको सिर्फ सिलेंडर का निकालनी है ना, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हो जाएगा, जो और वाला पार्ट देखो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई कितना है, पाई रखो आप, आर स्क्वायर कितना है 0.5 ही है तो उसको, ठीक है, इंटू एच कितना हो जाएगा, देखो एच क्या कर दिया, द टोटल हाइट डिक्रीजेस बाय 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर 8.2 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी, पहले थी 21, अब डिक्रीज कितनी हो गई 8.1, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 12.8, यानी हाइट आपकी 12.8 हो जाएगी, ठीक है ना, इज इक्वल टू 12.8, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो जो भी, ये पाई इंटू आर स्क्वायर 0.25 इंटू 12.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा ये 0.25 ये आएगा 3.25 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया आपके जो पूरा पेपर को आपने सॉल्व किया, ठीक है, पहले ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन और लास्ट में ई सेक्शन, सारे क्वेश्चन वन बाय हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आप इस पेपर्स को जरूर देखें, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड वाले तो दोनों देखें, बेसिक भी देखें और स्टैंडर्ड भी देखें, जरूर इससे प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होती रहेगी, ठीक है ना, और ताकि आपको कोई एग्जामिनेशन हॉल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और PYQ जो है उनको आप जरूर देखें, ठीक है, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखना, और इससे प्रीवियस ईयर के जो MCQ जो सैंपल क्वेश्चन पेपर थे उनको भी आप जरूर देखें, ठीक है ना। ट्रेंड वही है, बिल्कुल पैटर्न वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको इस फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी जरूरी है, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के लिए, अपनी आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो यहीं पर वीडियो पूरी करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और जाने से पहले अगेन एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको चैनल से कुछ सीख पाते हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, ठीक है, और अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
थैंक यू।